तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओनली न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस नहीं। और ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनको आप कर लोगे तो आपको इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को करने के बाद ट्राई कर सकते हो, आप बिल्कुल ईजिली कर पाओगे। तो एज़ फार एज बोर्ड इज़ कंसर्न आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसे ही 10 या 15 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। यानी कि हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है एक स्क्वायर से, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ओरिजिनली एक्स डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ, नॉर्मल रखा हुआ। मान मान लो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो कुछ हम इस डायरेक्शन को मान लो एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे इस डायरेक्शन में, और जो हमारा स्क्वायर है वो इसके नॉर्मल, यानी जो स्क्वायर है वो इसके कुछ नॉर्मल रखा हुआ है, किस इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है जिसकी साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है, वो इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है। तो इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स बताना अपने को। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं हम, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट सरफेस एरिया, जिस भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पीछे यूनिट भी दी हुई है। और जो एरिया वेक्टर है देखो ये नहीं दिया हुआ हमें, सिर्फ इस जो भी स्क्वायर है इसकी एक साइड दी हुई है, तो हमें साइड दी हुई है तो हम एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, यानी सरफेस एरिया इसका बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू में साइड, तो 10 × 10, ये इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, देखो ऐसा यूनिट है, यहाँ पर ये जो दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये न्यूटन पर कूलम, ये ऐसा यूनिट है, तो हमें यहाँ पर इसकी भी इसको ऐसा यूनिट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि सेंटीमीटर की जगह मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 10⁻² से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10⁻⁴ से। क्यों? क्योंकि एक इसके लिए 10⁻² और इसके लिए 10⁻²। और देखो यहाँ पर ये क्या है? वेक्टर लिखा है मैंने, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें याद हो जब मैं गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा था, नहीं गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एरिया जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसका नॉर्मल। तो देखो यहाँ पर जो इसका नॉर्मल होगा वो यही तो इसका नॉर्मल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये नॉर्मल रखा हुआ है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है, तो इसका नॉर्मल क्या हुआ? इसके नॉर्मल की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है। यानी कि जो इसका नॉर्मल है, इस अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये आई कैप ही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मेरे को इसकी डायरेक्शन के लिए? यहाँ पर आई कैप। ठीक है, नाउ अब मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई, तो क्या होता है वो? ई डॉट एस, तो ई डॉट एस, तो यहाँ पर रख देते हैं, जरा वैल्यू रख देते हैं। तो ई की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻³ आई कैप। ठीक है, यूनिट लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर मत लिखो। बाकी फाइनल आंसर में हम यूनिट लिख देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हुए जरूरी नहीं होता। देखो इसको जरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिख रहा होगा आपको कि 10⁻² आई कैप आने वाला है। तो यहाँ पर मैं सीधा वैल्यू डाल देता हूँ 10⁻², और यहाँ पर आई कैप। तो देखो यहाँ पर अब कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, तो देखो आई डॉट आई कितना होता है? 1 के इक्वल हो जाता है ना। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वेक्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आई डॉट आई इसकस टू में जे डॉट जे इसकस टू में के डॉट के, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना, ये 1 के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेक्टर का, तो याद रखना। तो यहाँ पर देखो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में 10⁻²। तो यहाँ पर आ गया 3 × 10 यानी कि 30, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा फाइनल
आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ में। ठीक है, काफी ज्यादा वैसे वर्बली भी पूछा जाता है, वाइवा होता है ना जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल लोगे आप लोग, तो उसमें भी काफी ज्यादा टीचर ये क्वेश्चन पसंद करते हैं कि भाई कि एक कोई भी, देखो इसमें क्या बोला, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। मान लो कोई एक गॉसियन सरफेस है, मान लेते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकली बोला हुआ है इसमें, इसमें कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं मान लो क्यू। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा दूं, इसका रेडियस मान लो आर है तो रेडियस बढ़ा दूं। देखो ये क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के लिए तो गॉस थ्योरम अप्लाई होती है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है, यानी क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी कि जो जो क्लोज सरफेस के लिए v लिख देता हूं मैं, वी नो दैट फॉर फॉर ए क्लोज फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, फॉर ए क्लोज सरफेस, ये जो होता है ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, तो रेडियस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। तो रेडियस अगर बढ़ाए घटाए डबल करे ट्रिपल करे कुछ भी करे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन अनअफेक्टेड, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आंसर क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ वाइवा में काफी पूछते हैं टीचर ये, भाई ऐसे ऐसे करके पूछेगा तुमसे कि एक ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले इतना था अब रेडियस डबल कर दिया, तो बच्चे जनरली कह देते हैं सर डबल कर दिया तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, कोई भी क्लोज सरफेस है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे हम, 10 10 10 इलेक्ट्रिक 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 फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल विल रिमेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, विल रिमेन सेम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस plus 2q minus q and plus 3q, what is the electric flux due to this configuration through the surface S। यहाँ पर देखो हमें फिगर दिया हुआ है, ये सरफेस एस है कोई। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, कौन कौन से, एक +2q, एक -q और एक +3q। ठीक है, ये 3 चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो बोला है कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो गॉस थ्योरम याद करो, एनक्लोज सरफेस है ना, ये क्लोज सरफेस है, देखो क्लोज सरफेस है ये। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्लोज सरफेस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जो भी उसके अंदर टोटल यानी नेट चार्ज होता है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, एयर है वैक्यूम है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सरफेस के अंदर अगर टोटल चार्ज की बात करें तो 2q प्लस का है और माइनस का q, तो ये जो है टोटल चार्ज है। और ये 3q चार्ज है, ये तो देखो सरफेस के बाहर लाई कर रहा है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ जो सरफेस के इनसाइड अंदर लाई करता है उसी को लेते हैं। तो अगर हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2q और माइनस का q, अंदर वाले चार्जेस नेट चार्ज निकालने के लिए ऐड कर दिया तो ये माइनस का है तो अपने आप ही माइनस हो जाएगा। तो 2q माइनस, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगाते थे, 2q माइनस q कितना आ जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया और यही हमारा आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या दिया हुआ है देखते हैं, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q एंड +q, -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स a,0 एंड 4a,0। ये जो दोनों चार्जेस है ये कहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी लोकेशन दी हुई है। ठीक है ना, कहाँ पर रखे हुए हैं उनकी लोकेशन दी हुई है कि a,0 एंड 4a,0। तो तुम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू
4a है और y की वैल्यू 0 है, मतलब बेसिकली ये दोनों चार्ज है ना x एक्सिस पर रखे हुए हैं। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at origin? यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इन चार्जेस के कारण, किसके थ्रू, ड्यू टू थ्रू ए स्पेयर ऑफ रेडियस 3 है, यानी कि स्पेयर है जिसका रेडियस 3 है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्जेस है -2q और +q, जो कि a,0 और 4a,0 पर रखे हुए हैं। तो बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्क्वायर से, सॉरी एक स्पेयर से, स्पेयर जिसका रेडियस 3a है और सेंटर ओरिजिन पे है, वो कितना होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले ये चार्जेस जहाँ पर रखे हुए हैं ना, इनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इनको प्लॉट करते हैं। देखो एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर मैं जरा एक्सिस बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो a,0 का यहाँ पर ले लेते हैं, a,0, तो यहाँ पर कौन सा रखा हुआ, -2q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर -2q चार्ज रखा हुआ है। और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, दिस इज a,0। ठीक है, और एक रखा हुआ 4a,0 एक्स एक्सिस पे ही, तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं ये 4a,0 ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखा है, कर रहा है। और यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज, कितना रखा हुआ है, यहाँ पर +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और बोला है कि भाई एक स्पेयर है जिसका रेडियस कितना, जिसका रेडियस 3 है और सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, तो ये ओरिजिन ये होता है 0,0। तो अगर देखो, अगर कोई स्पेयर है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना 3 है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं एक स्पेयर प्लॉट करना चाहूँ, तो वो स्पेयर देखो कैसा बनेगा। अगर उसका सेंटर में कहाँ पर ओरिजिन पे ले लूँ, और जो उसका जो रेडियस है, वो रेडियस जो है कुछ, वो कितना है हमारा, 3 है, 3 है। तो कहीं यहाँ पर होगा, इस तरीके से ही होगा कुछ, थोड़ा सा यहाँ पर देखो बीच में लगभग लगभग फिक्स कर दिया मैंने, है ना, क्योंकि ये देखो a,0 4a,0 है। तो ये मैं रेडियस बोल सकता हूँ, ये पॉइंट ले सकते हैं हम, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 3a,0, है ना, 3a,0। ठीक है, ये है हमारा स्पेयर। और स्पेयर का मैंने कोशिश करी है कि सेंटर ऑलमोस्ट ओरिजिन पे लगे यहाँ पर। ठीक है, और सेंटर इसका ओरिजिन पे। तो अब देखो हमने इससे पिछला वाला क्वेश्चन करा था ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक सरफेस दे रखा था और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो क्यू होता है ना, वो कितना होता है, जो एनक्लोज्ड चार्ज होता है, यानी कि जिस भी अगर आप क्लोज सरफेस की बात करें तो उसके अंदर जितना चार्ज है। तो अभी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर तो सिर्फ ये -2q वाला ही चार्ज तो प्रेजेंट है ना। ये +q वाला तो कहाँ पर 4a,0 पर रखा हुआ है, तो ये तो स्पेयर के क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर मेरे को यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालना है 10 φe, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू स्पेयर, यानी कि ये जो स्पेयर दे रखा है स्पेस स्पेस निकालना है, तो वो कितना होगा, अंदर वाला चार्ज कितना, -2q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, बाकी कंसेप्ट आपको यहाँ पर स्पेयर के पता होना चाहिए कि स्पेयर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पेयर S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोजेस ए नेट चार्ज Q। एक स्पेयर है S1, ये रहा, इसका रेडियस कितना है R1 और इसके अंदर नेट चार्ज कितना रखा हुआ है Q। इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्पेयर्स क्या होते हैं, जिनका जो सेंटर होता है वो सेंटर सेम होता है, यानी दोनों का जो सेंटर है देखो ये सेम है। तो देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्पेयर S2 ऑफ रेडियस R2। तो दूसरा जो स्पेयर है, कंसेंट्रिक स्पेयर है, उसका रेडियस कितना है, ये R2 उसका रेडियस है। और ऑब्वियसली यहाँ पे साइड में कंडीशन क्या दी हुई है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, जो कि साफ साफ फिगर में दिख रहा है। एनक्लोजेस है चार्ज 2q और इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है ये 2q। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 एंड S2, यानी कि S1 और S2 से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका रेशियो फाइंड करो। ठीक है, तो करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं ना क्या निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, यानी S1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो देखो S1 ये वाला सरफेस है, ये वाला जो स्पेयर है, ये वाला S1 है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1।
नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2, अगर S2 की बात करें हम, S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है? देखो S2 ये है, तो S2 के अंदर चार्ज रखा हुआ 2Q प्लस ये Q भी तो S2 के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि जो S1 है पूरा स्पेयर है वो तो S2 के अंदर है। तो जब हम S2 के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो उसमें हम सिर्फ 2Q नहीं लेंगे, ये Q भी लेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो S2 के अंदर ही तो है ये Q भी, है ना। तो S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है? 2Q प्लस में Q, ये टोटल चार्ज ये हुआ, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3Q बाय एप्सिलॉन नोट। 3Q बाय, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 3Q बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, पाई/2। अब रेशियो निकालना था, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर डिवाइड कर दे इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा रेशियो, S1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 और S2। तो देखो यहाँ से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेशियो जो है वो 1/3 निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें बस कंसेप्ट यही बताना था कि देखो अगर कोई बड़ा स्पेयर है तो उसके अंदर कोई छोटा स्पेयर है, तो उसके अंदर जो चार्ज होता है, तो जब हम बड़े स्पेयर का जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो छोटे स्पेयर जो कि उसके अंदर रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए चार्ज रोड ऑफ लेंथ L, कैपिटल L, इज टू बी इंसर्टेड इन ए क्यूब ऑफ लेंथ L एज सोन। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, हमारे पास एक चार्ज रोड है, ये चार्ज रोड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? L, कैपिटल L, और हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ कितने स्मॉल है। इस रोड को इसके अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर हमें डालना है, ठीक है। और तीन केसेस दे रखे हैं हमें, तीन केसेस दे रखे हैं, यानी कि पहले केस में बोल रखा है कि जो L है, यानी कि जो रोड की लेंथ है वो, ये जो क्यूब है उसकी साइड है उसकी लेंथ से ज्यादा है। और दूसरा केस है जब रोड की लेंथ और जो ट्यूब की साइड है उसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल है। और तीसरा केस है जब रोड की लेंथ है वो इस क्यूब की लेंथ से कम है। ठीक है, तो तीन केसेस दे रखे हैं और बोला कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड टाइम टी, यानी कि जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, मतलब टाइम तो आगे बढ़ेगा, तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा। ठीक है, और तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, तो जो भी है उसको एक ग्राफ के थ्रू अपने को प्लॉट करना है। ठीक है, क्योंकि जब देखो जब आप इसको अंदर इंसर्ट करोगे, तो इस ये चार्ज रोड है, तो मतलब चार्ज भी तो अंदर जाएगा, और चार्ज अंदर जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो टाइम के साथ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको अपने को एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो सबसे पहले वाला केस लेते हैं हम। सबसे पहला केस क्या है कि जब हमारा जो चार्ज रोड है जिसकी लेंथ L है वो ग्रेटर है किससे? जो क्यूब की साइड है। ठीक है, तो देखो जब आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करोगे, जब इसको इसके अंदर इंसर्ट करोगे, तो जैसे जैसे अंदर इंसर्ट करेंगे हम, अंदर इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा? क्योंकि रोड अंदर जा रही है, इसका मतलब चार्ज अंदर जा रहा है, चार्ज अंदर जा रहा है। और देखो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होता है। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो एक बार यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है, तो ग्राफ में इस एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं, इस एक्सिस पे ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई, और इस एक्सिस पे ले लेते हैं हम टाइम, इस एक्सिस पे ले लेते हैं हम टाइम। ठीक है, अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है इसके बीच में। देखो जैसे जैसे रोड को अंदर इंसर्ट करेंगे, तो रोड को अंदर इंसर्ट करेंगे तो मतलब चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तरीके से बढ़ेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये जो रोड है, ये तो इस पूरे को, ये क्योंकि रोड की लेंथ है ना, वो तो इससे ग्रेटर है। तो देखो जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एक सिचुएशन बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे ये रोड की लेंथ है वो तो इस क्यूब की लेंथ से बड़ी है पहले केस में, तो जब ये यहाँ पर आ गया, तो अब रोड का तो इतना ही पोर्शन एक टाइम पे जो L लेंथ का पोर्शन है, यानी जो खुद
क्यूब की लेंथ है, इतना ही पोर्शन यानी इतना ही मैक्सिमम चार्ज तो मतलब इसके अंदर आ सकता है। तो जब तक ऐसे तो यानी कि जो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और कुछ टाइम तक क्या क्या रहेगा, वो मैक्सिमम ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रोड देखो, जब रोड का जब तक ये वाला एंड यानी कि जब से ये बाहर नहीं निकलने लगेगा, जैसे मान लो अब एक सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में रोड 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 ऐसे आ गई, तभी भी इतना ही पोर्शन अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होना कब स्टार्ट होगा? जैसे देखो, जब अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से जब जब इसको फर्दर आगे करेंगे, तो अब देखो अब इसका इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन आ गया, फिर आगे और जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रिक जब ये और ऐसे बाहर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब चार्ज जो है वो कम कम पार्ट रह गया ना उसका, क्यूब के अंदर कम पार्ट रह गया। फाइनली ऐसे करते करते यहाँ से जो रोड है वो फाइनली बाहर आ जाएगी। तो यानी कि जब तक रोड का ये कंप्लीट पोर्शन यानी कि जो क्यूब की लेंथ है उतने वाला पोर्शन इसके अंदर है, तो तब तक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, और फाइनली जब पूरी रोड बाहर आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पर दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर देखो मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो सेकंड पार्ट में पहले दिया क्या हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है अपने को कि जो रोड की लेंथ है, रोड की लेंथ है, पहले जरा हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो सेकंड पार्ट में हमने को अपने को दिया हुआ है कि जो रोड की लेंथ है, यानी कि रोड की लेंथ है और जो क्यूब की लेंथ है, दोनों की बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि देखो पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे ही ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, बढ़ेगा क्योंकि रोड इंसर्ट करेंगे तो चार्ज बढ़ेगा। फिर एक टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जबकि पूरी की पूरी रोड अंदर इंसर्ट हो जाएगी, और इस केस में रोड की लेंथ और इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम तक ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैक्सिमम हुआ उसके बाद फर्दर इसको आप आगे तो निकाल ही रहे हो ना, इसको अंदर इंसर्ट कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम होने के बाद ये सीधा कम होने स्टार्ट हो जाएगी, कम होने स्टार्ट हो जाएगी, और फाइनली जब पूरी रोड बाहर आ जाएगी तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इस एक्सिस पे क्या अपना टाइम। तो अब तीसरा केस देखते हैं। देखो तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में ये देखो यहाँ पर जो लेंथ है यानी कि जो रोड की लेंथ है, ठीक है ना, वो हमारी क्यूब की लेंथ से क्या है, शॉर्ट। तो इसके लिए जरा हम पहले एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देन हम ग्राफ बनाएंगे। तो एक्सिस ले लेते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, और इस एक्सिस पे क्या है हमारा, इस एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो अगर रोड जो है, रोड की लेंथ पहले तो देखो, अगर हम बात करें तो पहले तो स्टार्टिंग में वही रोड छोटी हो बड़ी हो, जब भी रोड इंसर्ट होगी तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा ही, क्योंकि रोड में चार्ज है और रोड को इंसर्ट करोगे तो चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे देखो मैं जस्ट ऐसे ही बॉक्स टाइप से बना देता हूँ इसको, आप इमेजिन समझो ये क्यूब ही है। अब जब रोड है ना, रोड जो है वो छोटी है, इस बार छोटी है, तो देखो ये जब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करेंगे, जब ये पूरी रोड आ जाएगी, पूरी रोड इसके अंदर आ गई, तो ये तो मैक्सिमम हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि जितना चार्ज हो सकता था। लेकिन जब रोड, अभी रोड क्योंकि छोटी है, इस क्यूब का जो साइज है छोटी है, तो रोड जब तक इसके अंदर ही रहेगी, रोड अंदर ही रहेगी, तब तक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस टाइम तक कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या होगा, जब ये रोड यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होना स्टार्ट होगा, और जब फाइनली कंप्लीट बाहर निकल जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये देखो, ये जो थर्ड केस है जिसमें जो एल है वो लेस देन एल है, ये आपको बिल्कुल फर्स्ट केस जैसा ही इसका ग्राफ आया जो फर्स्ट केस वाला, लेकिन ऑब्वियसली केस डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली मेंस में, नीट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आप बोलोगे हर क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, हाँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं इसमें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर और गॉस थ्योरम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, A point charge Q is at a distance of d by 2 directly above the center of a square of side d as shown in figure। यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है अपने को। ठीक है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, d है, तो साइड d है। ठीक है, और एक चार्ज Q है जो कि d by 2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर का जो सेंटर है इसके बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ d by 2 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ एक चार्ज Q रखा गया है।
यूज गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ को यूज करके हमें क्या करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो यानी कि इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा उसका एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ठीक है, तो चलते हैं जरा इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखो, इसका सोल्यूशन करते वक्त आपको एक चीज माइंड में आ सकती है कि यार यहाँ पर गॉस लॉ लगाना है, और सर आपने तो बताया था गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता है, और यहाँ पर तो ये क्या है, ये तो एक ओपन सरफेस है ना, दिस इज नॉट क्लोज, ये ओपन सरफेस है। तो यहाँ पर गॉस लॉ कैसे अप्लाई होगा, तो मैं बताऊं आपको, देखो यहाँ पर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो गॉस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस जिस भी सरफेस की बात करी जा रही है, जिस भी क्लोज सरफेस की बात करी जा रही है, तो वहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अब देखो सपोज यहाँ पर ये सरफेस ओपन है, लेकिन अगर आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं बोलता कि जैसे ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड डी है, अच्छा अगर ऐसे ही स्क्वायर स्क्वायर लेके, अगर मैं चारों तरफ ऐसे स्क्वायर लेके आपसे बोलूं कि एक एक बॉक्स बना दीजिए, है ना, बॉक्स बना दीजिए, और इसी स्क्वायर का यूज करके, तो ये जो यानी कि इसकी सारी साइड डी है, ये नीचे वाला जो स्क्वायर है डी है, ऐसे ये स्क्वायर आपने लगा दिया हर तरफ, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और अब वो देखो, ये जो जो डी बाई टू डिस्टेंस पे, सेंटर से डी बाई टू डिस्टेंस पे जो चार्ज रखा हुआ, वो तो बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर पे चला जाएगा ना वो चार्ज क्यूब। और अगर मैं इसमें बोलता कि क्या होगा, इसमें अगर इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आप सीधा बोलते हैं कि इसका सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर चार्ज तो क्यू है, और तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देखो ये जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्योंकि चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है, चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता, इतना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे है चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो तो सारे जो फेसिस है, उन सारे फेसिस से टोटल इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकलता। तो अगर मैं आपसे पूछता कि सिर्फ एक फेस से कितना आएगा, इफ एक फेस से कितना आएगा, तो ये टोटल से इतना आ रहा, और बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ, तो सबसे बिल्कुल बराबर है। तो सिर्फ अगर एक फेस से बात करूं, तो आप एक फेस से मेरे को बताते हैं कि सर इसका 1/6 पोर्शन आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो टोटल 6 फेसिस है, ये जो आ रहा है वो तो 6 फेसिस है। तो अगर मैं एक फेस से बात करूं, तो आप कितना बोलते हैं, 1/6, इसका 1/6 पोर्शन एक फेस से आ रहा होता है। यानी कि अगर मैं कोई सा भी एक कोई सा भी एक कोई सा भी एक ये वाला फेस और ये वाला कोई सा भी एक फेस कंसिडर करूँ, तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता। और आप यहाँ पर देखें तो ये भी वही बात तो हुई, यहाँ पर ये जो है, ये भी एक स्क्वायर है जिसका सिर्फ एक ही फेस प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये पूरा होता, ये देखो बिल्कुल इसके बीच में, ये जो अगर इसको लेके अगर आप क्यूब बनाते तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता, इतना। तो सिर्फ एक फेस से कितना पास होता, एक फेस से इतना पास होता। तो एक फेस अगर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ, तो उसके नीचे जस्ट इस वाले फेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होता, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसी सिचुएशन को आप लिख सकते हो, है ना, कि इफ वी इमेजिन इमेजिन ए क्यूब इमेजिन ए क्यूब ऑफ साइड डी साइड डी है ना, साइड साइड डी, दैट इज दैट इज made up made up of this square this square this square, है ना, then then the total total electric total electric flux total electric flux would have been total electric flux would have been कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, पूरे क्यूब से तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आएगा ना। हाँ, तो इसलिए देयरफॉर फ्लक्स फ्लक्स थ्रू फ्लक्स थ्रू वन फेस वन फेस वन फेस का मतलब यानी कि स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर साइड, वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 1/6। ये जो हमारा आंसर है उसको 6 से डिवाइड करना, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप देखिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 8th क्वेश्चन, ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर,
ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर यहाँ पर दे रखी है, लिख देते हैं इसको भी हम, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है, ये जो सर्कुलर सा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये है 25 सेंटीमीटर। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर हम, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। 3 डायमेंशनल यानी यही XYZ ऐसे कुछ रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 50x आई कैप। ये 50x आई कैप ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस यानी आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा 50x आई कैप। ये x का मतलब समझते हो, x का मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो पोजीशन डिपेंडेंट है, यानी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 50 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 50 टू 200 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दे रखी है, वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम जो एसआई यूनिट होती है, और एक्स इज इन मीटर। तो ये चीज याद रखनी है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो डिस्टेंस है मीटर में, लेकिन ये वाली जो चीज है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। निकालना क्या है, द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लक्स की। तो फ्लक्स की देखो बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कुछ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इसको परपेंडिकुलरली काटेगा, है ना, इस वाले को और इस वाले को, ये जो दो दिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो आपको दिख रहे होंगे ये इसके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चीरते हुए जाएगा, है ना। तो यानी कि बेसिकली हमें इन दो ही सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखो अब बात करते हैं इस वाले सरफेस की, इस वाले सरफेस की, यहाँ पर ऐसा करके कुछ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस का नॉर्मल में आपसे बोलूँ तो इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, इसका नॉर्मल तो कुछ इस तरफ होगा ना, इसका नॉर्मल इस तरफ होगा, है ना। यहाँ पर देखो इसका जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरफ जाएगा। और इस सरफेस की बात करें, ये जो दूसरा सरफेस है, इस सरफेस में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, और इसका नॉर्मल भी ऐसे ही होगा। क्यों नॉर्मल, क्योंकि देखो कोई भी जैसे क्लोज सरफेस होता है ना, तो जो आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है वही उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये क्यूब होता, तो मैं आपसे पूछता ना कि यहाँ पर नॉर्मल कैसे होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसे होता है, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे। ठीक है, आउटवर्ड जो, तो इस वाले फेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, और इस वाले फेस के लिए नॉर्मल कितना होगा, इस तरफ। तो है ना, ये दो फेस है, मान लो कि दो फेस है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको ले ना नाम दे देते हैं यहाँ पर हम ए और बी। मान लो इसको मैंने ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या लेफ्ट राइट राइट बोल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट लेफ्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट लेफ्ट फेस ऑफ सिलेंडर। लेफ्ट फेस जो है ना, लेफ्ट फेस ये वाला ए है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एल लिख देता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एस मतलब जो भी उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर ई एल ले लेते हैं, सरफेस एरिया तो दोनों जगह सेम ही है। और कोस एंगल कितना आएगा, देखो एंगल आएगा यहाँ पर 180 डिग्री, है ना। क्योंकि देखो ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है, एक चीज ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल होता है वो किस किस के बीच का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस का नॉर्मल होता है उसी के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर 50 × 1, 50 × 1। क्यों, इस वाले फेस पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू तो 1 ही होगी ना यहाँ पर। इस वाले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो इस वाले फेस, ये वाला फेस तो कहाँ पर है, ओरिजिन से, ये अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूँ तो ओरिजिन से 1 मीटर दूरी पर ही तो है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 50 × 1, और जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस किससे मल्टीप्लाई करें, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना 2 सेंटीमीटर, और cos 180 की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो यहीं लगा देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर फाइनल यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस आके 25 को 5 से करेंगे 125 इंटू में 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा, इस 10 को यहाँ पर कर दिया -3। ठीक है, ये आ जाएगा। और यूनिट लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, या फिर अगर इसको हम डिवाइड ही कर दें, 10⁻³ लिखने की जगह हम डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.125 है ना, क्योंकि एक 10 से डिवाइड करते हैं यहाँ 100 से, तो ये, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा लेफ्ट फेस का। अब हम जरा राइट फेस का इसी तरफ निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम राइट फेस का निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे राइट फेस का निकालेंगे तो उसको फाई राइट आर नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, ई जो राइट फेस का होगा, सरफेस एरिया तो सेम है, और कोस यहाँ पर देखो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री है ना। फॉर द ऑब्वियस रीजन देखो यहाँ पर राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, और जो नॉर्मल है वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया 0 डिग्री है ना, सेम डायरेक्शन में ना, ये दोनों नॉर्मल और ये सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल आ गया 0 डिग्री। अब ई राइट, राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो ये वाला जो फेस है, जो राइट वाला फेस है, देखो लेफ्ट वाला फेस तो 1 मीटर की दूरी पर है ही, 1 मीटर की दूरी, और इस सिलेंडर की लेंथ भी तो खुद 1 मीटर है। तो जो राइट वाला फेस है वो तो कितना हो गया, वो तो 2 मीटर की दूरी पे हो गया ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, 2 मीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर तो खुद सिलेंडर की लेंथ है, और ये जो लेफ्ट वाला फेस है वो 1 मीटर दूरी पर पहले से ही है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 2, तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना देगा 50 इंटू में 2, और ये तो सेम ही है, तो 25 इंटू 10⁻⁻4, वही मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 50 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 100, और इंटू में 25 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर हम इसका एक 250 कर देते हैं, एक 10 और इधर से एक 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 10 को मैंने इससे कर दिया तो 250 आ गया, एक 10 को इधर कर दिया तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे इस फिर से इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.250, और यूनिट लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई, अगर टोटल की बात करूँ मैं, टोटल, तो टोटल की बात करें तो जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था और राइट वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट वाला कितना आया था यहाँ पर, माइनस का 0.125 है ना, तो ये आया था माइनस का 0.125, और प्लस राइट वाला कितना आया था, ये रहा हमारा राइट वाला, ये रहा 0.250। तो आई होप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका हाफ ही है, तो ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 0.125, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यानी कि पहले पार्ट का जो आंसर है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था ना सिलेंडर से कितना पास होगा, तो वो तो होगा ये। अभी इसका हमारा सेकेंड पार्ट भी रहता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है जरा उसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, चार्ज निकालना है। तो अगर फ्लक्स आ गया तो चार्ज निकालना तो बहुत ही आसान काम है। देखो, तो हम जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो फाई ई होता है, फाई वो कितना होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो चार्ज होता है, चार्ज वो कितना आ जाएगा फाई ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमने अभी हम यहाँ पर निकाला ना, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू में एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा जो हमने सोल्व करा अभी 0.125, और इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से देखिए, नोट करिए। ठीक है, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, यानी कि एक्स एक्सिस में आई कैप लिखा हो ना, यानी एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है,
तो इस फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। और ये स्क्वायर कैसे रखा हुआ है, whose plane is parallel to yz प्लेन, यानी कि जो ये स्क्वायर है वो yz प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। और क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी कि सेम स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर ये जो स्क्वायर है इसका प्लेन 30 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं इसकी सबसे पहले। तो ये ले लेते हैं हम, मान लो यहाँ पर ये कुछ एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हम ये वाई एक्सिस बना लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ कुछ हम जेड एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन हमने बना लिया। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारी, और ये जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो स्क्वायर रखा हुआ, कैसे रखा हुआ, वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। तो इसको भी एक बार हम ड्रॉ करते हैं जरा। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है, इसका मतलब कि स्क्वायर कुछ ऐसे रखा होगा। ये देखो यहाँ पर ये जो है स्क्वायर है, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ना, तभी तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। और इसकी हमको साइड दे रखी है, साइड कितनी है, ये रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन आपको समझना है कि ये स्क्वायर है ना। तो ये स्क्वायर क्या है, 5 सेंटीमीटर इसकी साइड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक्स एक्सिस में है, तो इसके नॉर्मली इस तरीके से काटते हुए इसको जा रही होंगी, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कितना फ्लक्स जो है इससे पास हो रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप आपको फिगर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन तो कुछ हमने पहले भी करा हुआ है, जो सबसे पहला क्वेश्चन था आई गेस, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन इसमें ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन कैसे रखा हुआ है, यानी जो स्क्वायर है वो किस प्लेन में रखा हुआ है, ये कुछ अलग सी चीज थी, इसीलिए अलग से इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पिक करा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हेयर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिया हुआ है 4 × 10⁻³ आई कैप, ठीक है। यूनिट नहीं लिखता मैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हो, बाकी फाइनल आंसर में यूनिट जरूर देनी पड़ती है, तो अगर यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है और जो एरिया वेक्टर है वो चाहिए होता है। तो देखो एरिया वेक्टर यहाँ पर कितना होगा, एरिया वेक्टर यानी कि जो भी स्क्वायर है उसका एरिया, तो स्क्वायर की साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इंटू में साइड। और क्योंकि एसआई यूनिट में लेना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दूं मैं, -10⁻⁴ से मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि एक तो 10⁻² इसके लिए आएगा और एक 10⁻² इसके लिए आएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो है इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो ये वेक्टर लिख रखा है ना मैंने, एरिया वेक्टर है ये, सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा वेक्टर। देखो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो भी एरिया होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसका नॉर्मल होता है। तो जैसे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इसका नॉर्मल, ये जो है ना, ये यही तो इसका नॉर्मल होगा, और यही इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन, ये जो इसका नॉर्मल होगा, तो इसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जो इसका नॉर्मल होता है वही इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ये जो डायरेक्शन, ये तो आई कैप ही दिखाई दे रहा है ना हमें, एक्स एक्सिस ही दिखाई दे रही है, तो एक्स एक्सिस ही हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई कैप। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर सिर्फ आई आई के फॉर्म में दे रखा है, ऐसा भी हो सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम आई जे और के सारे कंपोनेंट भी दे सकता था, तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी जो हम इलेक्ट्रिक, अगर अगर ये स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है तो हमें सिर्फ जो परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही होती है लाइन, तो परपेंडिकुलर जो सी लाइन क्रॉस कर रही होती है सिर्फ हमको वही लेते हैं, अपने आप ही वो हमें निकल डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो अपने आप ही जो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वही आ जाता है। जैसे कि मान लो, अभी मैं करके बताता हूँ नाउ, अगर मान लो सपोज यहाँ पर पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, ई डॉट एस, ठीक है, ई डॉट एस, ठीक है। cos थीटा की फॉर्म में नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर तो दोनों वेक्टर अपने अवेलेबल हैं ही। अगर वेक्टर नहीं अवेलेबल हो के खाली मैग्नीट्यूड दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया का, तो उनके बीच में एंगल की जरूरत पड़ती है, तो एंगल हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम जरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 4 × 10⁻³ आई कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पर सरफेस एरिया, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, 25 × 10⁻⁴ आई कैप, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम 24 × 10⁻⁴ आई कैप। देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो जब आई डॉट आई मल्टीप्लाई होता है तो 1 आ जाता है, और बाकी चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू में 10⁻³ और 10⁻⁻⁴, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। और आई डॉट आई तो कितना हो गया 1, यहाँ पर ये देखोगे तो आप ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻⁻⁴, यानी सिर्फ 10, ठीक है। और तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है तो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन में कुछ पूछा था फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, फिलहाल आप इसको देखिए, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देन हम इसका अगला पार्ट है वो करते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो एक्स एक्सिस है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप दे रखी है, तो इसका मतलब कि आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि जो एक्स एक्सिस ही तो है, आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो अगर प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर नाउ, अगर फॉर द सेकंड पार्ट, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर कुछ एंगल की बात आ रही है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना पसंद करूंगा, ई एस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ई और एस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, एस क्या है, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा, थीटा जो है एंगल है किस किस के बीच का, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला है कि जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस का 30 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। तो देखो इस सिचुएशन को मैं समझाने के लिए, अगर मैं आपको ऐसे बनाऊं यहाँ पर, देखो अगर मान लो मैं दूसरे व्यू से बना देता हूँ, मान लो ये मेरा वही 5 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है। तो बोला है कि जो प्लेन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एक्स एक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस दोनों सेम एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ मैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री कुछ दिया हुआ है। लेकिन हमें पता, हमें एंगल कौन सा लेना होता है, हमें तो एंगल नॉर्मल नॉर्मल के साथ लेना होता है ना। सपोज ये नॉर्मल को मैंने एन कैप से एक रिप्रेजेंट कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल मिला के तो 90 डिग्री होने चाहिए ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, 4 × 10⁻³ और सरफेस का जो मैग्नीट्यूड आया था 25 × 10⁻⁴, तो कितना आ गया 25 × 10⁻⁴। और कॉस थीटा, तो थीटा एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो लेंगे, cos 60 डिग्री। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 को 4 से करेंगे तो 100, यहाँ पे 10⁻³ 10⁻⁴, और यहाँ पर आ गया 1/2, ठीक है। तो 1/2 का मतलब 0.5 मैंने आगे लिख दिया, इसको करेंगे तो 10⁵ 10⁻⁴, तो यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पे आएगा 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 5, और यूनिट लिख देते हैं पीछे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ये जो लैंग्वेज देखो किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए बोलती है, लिखा ना कि स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ना, आई कैप, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज बतानी थी, एक कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है।
कंसेप्ट क्या है कि जैसे देखो हमने ये पढ़ा था ना कि कोई भी ऐसे सरफेस है, इसके अंदर अगर कुछ चार्ज होता है क्यू, ठीक है, तो बोला गया कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमसे पूछते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिख देते हैं हम, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है कि टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट से उसको डिवाइड करते हैं, यानी 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज जो भी इसके अंदर होता है, ठीक है, ये एनक्लोज्ड चार्ज लेना है, ठीक है। तो इसमें और यहाँ पर ये कब होता है, जब फॉर एयर और वैक्यूम, यानी एयर या वैक्यूम के लिए ये सिचुएशन वैलिड है। तो क्वेश्चन में कई बार क्या बोल देता है कि सेम सिचुएशन है, बोलेगा कि व्हाट वुड बी द न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड चेंज इफ, इसके बीच में जो है हम यहाँ पर कोई और एक ऐसा मटेरियल है उस वो फिल कर दे, यहाँ पर उस मटेरियल फिल कर दे हम इसके बीच का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, के हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो देखो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें पूछा गया है तो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर ही एप्सिलॉन नॉट है, आपको पता है ये तो एयर है, वैक्यूम के लिए आता है। तो यहाँ पर कोई और मीडियम दे दिया तो उसके लिए तो हम एप्सिलॉन लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है वो तो किसके इक्वल होता है, के, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह मैं वैल्यू डाल दूँ तो एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 5 बोल देते हैं। तो देखो ये जो था ये तो पहले वाला, ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये तो पहले वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना। तो यानी कि जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी कि 5 जो है 5 वो कितना हो गया, पुराना वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके अपॉन में के, यानी 1/k टाइम्स हो गया है ना। यानी कि अगर जो भी हम अगर हम किसी भी मीडियम को इसके बीच में इंसर्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो के टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो है ना, नीचे आ रहा है तो के टाइम्स डिक्रीज, अगर के ऊपर आता हो तो के टाइम्स इंक्रीज। तो सिंपली अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि एक ऐसा मटेरियल डाला बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 1/5 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए और देखो बोर्ड में ना इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जितने हमने करे हैं, 10 क्वेश्चंस करे हैं, इनमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है। और आप देख सकते हो अरिहंत के या कई सारी बुक्स आती हैं जिनमें लास्ट ईयर्स के पेपर्स रहते हैं, तो आप उठा के देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर ही मिलेंगे। तो एज एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न, हमने सारे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर क्लियर कर लिए हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।